अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज ऑफ जॉनसन, जो कि एज ऑफ पोप के बाद आती है। ये दोनों एजेस ही 18th सेंचुरी लिटरेचर में शामिल होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट की है, तो इस सीरीज में ये आज की 8th वीडियो है। इससे पहले हमने ऑगस्टन एज और एज ऑफ पोप डिस्कस की थी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज ऑफ जॉनसन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो व्यूअर्स, एज ऑफ जॉनसन का टाइम पीरियड जो है वो 1745 से लेकर 1798 तक है। ठीक है, जो एज ऑफ पोप थी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, वो जो है ना वो अर्ली ईयर्स ऑफ 18th सेंचुरी में आती है। और ये जो है ना ये 1745 से ऑनवर्ड 1798 तक आता है। 18th सेंचुरी में इसको एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास रोमांटिक मोमेंट आती है इन द इंग्लिश लिटरेचर। रोमांटिसिज्म स्टार्ट होता है, जिसमें फिर राइटर्स जो हैं वो ज़्यादातर इमोशन और इमेजिनेशन की तरफ जाते हैं। ऐसी एज है एज ऑफ जॉनसन, जिसमें हमें दोनों एजेस के एलिमेंट मिलेंगे, क्लासिकल एज के भी, यानी कि जो हमने ऑगस्टन एज पढ़ी थी, जिसमें कहा कि हमने क्लासिकल रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ से फिर थोड़ी सी रिबेलियन भी स्टार्ट होगी, जिससे जो है ना वो फिर हमारे पास रोमांटिक मोमेंट आती है। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द एज ऑफ जॉनसन। इट इज़ अ टाइम इन इंग्लिश लिटरेचर व्हेन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। सैमुअल जॉनसन जो है वो इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे, तो इन्हीं की नेम की वजह से इस एज को जो है एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। दिस एज कनेक्ट्स टू डिफरेंट स्टाइल। द ओल्ड स्टाइल यानी कि न्यू क्लासिज्म फोकस्ड ऑन रीजन, रूल्स एंड फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें ना हमारे पास दो डिफरेंट स्टाइल है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें न्यू क्लासिसिज्म के भी एलिमेंट्स मिलेंगे और रोमांटिसिज्म के एलिमेंट्स भी मिलेंगे, जो कि रोमांटिक एज नेक्स्ट जाके आएगी हमारे पास। इसमें न्यू क्लासिकल एज के एलिमेंट्स मिलते हैं। राइटर्स ने जो है वो रीजन पे फोकस किया, रूल्स पे फोकस किया और फॉर्मल लैंग्वेज पे फोकस किया, यानी कि इसमें इमेजिनेशन और इमोशंस नहीं थे। वो सिर्फ क्लासिकल रूल्स को फॉलो कर रहे थे, क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट कर रहे थे। न्यू स्टाइल कौन सा है? रोमांटिसिज्म का, जिसमें राइटर्स ने इमोशंस पे फोकस किया, नेचर पे फोकस किया और इमेजिनेशन पे फोकस किया। सो दिस एज इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिशनल एज बिकॉज लिटरेचर वाज चेंजिंग। इस एज को ट्रांजिशनल एज कहा जाता है क्योंकि लिटरेचर चेंज हुआ, क्लासिकल एज से वो रोमांटिक लिटरेचर की तरफ मूव हुआ, तो इस एज को जो है वो ट्रांजिशनल एज भी कहा जाता है। नाउ डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एज ऑफ जॉनसन। की क्या कंडीशन थी? इंग्लैंड वाज पॉलिटिकल स्टेबल आफ्टर अ लॉट ऑफ वॉर्स। इंग्लैंड जो है वो पॉलिटिकल स्टेबल हो चुका था। देखा कि जो है ना एज ऑफ पॉप, उसमें जो है वो सटायर हो रहे थे पॉलिटिक्स पे, करप्शन जो हो रही थी उस पर सटायर हो रहे थे। दो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज थी, विग्स और टोरीज, जिसमें से एक लिबरल्स थे और दूसरे कंजर्वेटिव थे। ज़्यादा जो है ना वो पॉलिटिकल अनस्टेबल टाइम पीरियड था वो। यहाँ पे क्या काफ़ी ज़्यादा वॉर्स के बाद इंग्लैंड है वो पॉलिटिकल स्टेबल हो चुका था। मिडिल क्लास पीपल वर ग्रोइंग एंड दे वांटेड बुक्स टू रीड। पहले देखा कि जब बुक्स मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी जाती थी, जब बुक्स हैंड रिटन होती थी, तो वो सिर्फ रॉयल्स के पास होती थी, रिच पीपल के पास होती थी। फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आया तब भी इतनी बुक्स कॉमन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बुक्स कॉमन हो गई, बहुत सी राइटिंग प्रिंट होती थी और मिडिल क्लास के जो लोग थे वो भी बुक्स को, और लिटरेसी रेट भी इंक्रीज हुआ था, जिससे जो है ना लोगों को आइडियाज समझ आ जाती थी, बुक्स वो पढ़ना चाहते थे। चीपर, सो मोर बुक्स वर अवेलेबल। प्रिंटिंग जो है वो चीपर थी, मतलब इतनी महंगी बुक्स नहीं होती। स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट फ्रीडम, फीलिंग्स एंड इंडिविजुअल राइट विच वुड लेटर इंस्पायर रोमांटिसिज्म। लोगों ने जो है ना वो फ्रीडम के बारे में सोचना शुरू कर दिया, फीलिंग्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया और इंडिविजुअल राइट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हमने ये देखा कि प्योरिटन एज में जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, ताकि हमने अपनी लाइफ को बाइबल के अकॉर्डिंग गुजारना है, और ड्रामा बंद कर दिए गए थे। वो कहते कि ड्रामा और आर्ट है ना, ये सारे जो है ना ये इनअप्रोप्रिएट। रिस्टोरेशन में देखा, रिस्टोरेशन में लोग बिल्कुल ही फन और एंटरटेनमेंट की तरफ चले गए। एज ऑफ पोप आई तो दोनों चीज़ें थी। यहाँ पे आप लोग दोबारा फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं, फीलिंग्स की तरफ जा रहे हैं, जिससे रोमांटिसिज्म को इंस्पायर किया। यानी कि इस एज के बाद, इस टाइम पीरियड के बाद हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर में द मोस्ट ब्यूटीफुल एज यानी कि रोमांटिक एज आई थी। तो व्यूअर्स, हमने बैकग्राउंड तो डिस्कस कर लिया, अब हम ये देखते हैं कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट लिटरेचर। एज ऑफ जॉनसन में जो लिटरेचर लिखा जाता था उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? राइटर्स ट्राई टू टीच गुड मॉरल्स थ्रू देयर वर्क। राइटर्स ने जो है ना अपने वर्क के थ्रू मोरालिटी सिखाना शुरू कर दी। ठीक है, वो मॉरल्स को टीच करना चाहते थे। दे यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, नॉट टू फैंसी। उन्होंने सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ की, ज़्यादा डेकोरेटिव लैंग्वेज नहीं यूज़ की। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज कब यूज़ की जाती थी? रोमांटिक टाइम पीरियड में, ठीक है, रोमांटिक एज में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये रोमांटिसिज्म को इंस्पायर करती हैं। सोसाइटी पॉइंटिंग आउट व्हाट वाज रॉन्ग, बहुत ज़्यादा सोसाइटी को उन्होंने क्लियर जो है सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया, पॉइंट किया कि क्या चीज़ गलत है। Loved old English writers like Shakespeare and starting bringing old styles back. राइटर्स ने फिर इमिटेशन की, लेकिन इमिटेशन किसी की? एलिजाबेथन एज के जो राइटर्स थे, ओल्ड राइटर्स थे, जैसे शेक्सपियर हो गए, तो उन्होंने स्टाइल फॉलो करने की कोशिश की। राइटर आल्सो बिगेन एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशन, अ बिग मूव टुवर्ड्स रोमांटिसिज्म। तक लिटरेचर में पर्सनल इमोशंस को डिपिक्ट नहीं किया गया, किया गया लेकिन उसके इमोशंस को नहीं किया गया।
अब यहाँ से जो है वो पर्सनल इमोशन को एक्सप्रेस किया जाता है, एंड दिस इज द बिग मोमेंट टू रोमांटिसिज्म। एंड व्यूअर्स नाउ डिस्कस कि व्हाट वर द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग एज ऑफ जॉनसन। तो इसमें हमारे पास 4-5 इंपॉर्टेंट राइटिंग्स आते हैं, जिसमें एसेज इंक्लूड हैं, बायोग्राफीज इंक्लूड हैं, क्रिटिसिज्म इंक्लूड है, पोइट्री एंड नॉवेल्स। यहाँ पे जो है हमें नॉवेल्स भी पीक पे मिलते हैं। हमने ये देखा कि एज ऑफ पोप में जो है वो डेवलपमेंट हुई नॉवेल्स की, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट जॉनर ऑफ लिटरेचर नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये प्रोमिनेंट हो गया। लिखे जाते थे जिसमें हमारे पास शॉर्ट राइटिंग्स आती हैं, गिविंग एडवाइस अबाउट लाइफ और कमेंटिंग ऑन सोसाइटी। ऐसे लिखे जाते थे जिसमें शॉर्ट राइटिंग होती थी, जिसमें होती थी सोसाइटी पे या फिर जिसमें एडवाइजेस दी जाती थी अबाउट लाइफ। बायोग्राफीज होती थी, बुक्स अबाउट रियल पीपल लाइफ बिकेम पॉपुलर। लाइफ के बारे में लिखा जाता था, यानी कि ऐसे लोग जो कि बहुत पॉपुलर थे अपने ज़माने में और उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनकी बायोग्राफीज लिखी जाती थी। क्रिटिसिज्म था, राइटर रिव्यूड एंड जज द वर्क ऑफ अदर। क्रिटिसिज्म में क्या था कि जो दूसरा वर्क होता था ना, किसी दूसरे राइटर का वर्क, उसको जज किया जाता था और उसको रिव्यू किया जाता था। पोइट्री, सम पोइट्री वाज स्टिल फॉर्मल बट सम बिकेम मोर इमोशनल। पोइट्री जो थी वो फॉर्मल ही थी, लेकिन जो है ना इसमें थोड़े से इमोशंस को ऐड किया गया, जिससे फिर वो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाएगी। नॉवेल्स लिखे जाते थे, स्टोरीज अबाउट रियल पीपल एंड रियल सिचुएशन, ग्रो मोर रिलेटेबल फिक्शन। एज ऑफ होप में कि लोगों ने कहा था कि हमें ना रिलेटेबल कैरेक्टर्स की स्टोरी चाहिए, इस वजह से नॉवल स्टार्ट हुए थे। तो रियल पीपल की स्टोरीज लिखी जाती थी, मतलब हमें ऐसे लगता था कि ये रियल पीपल हैं, जो कैरेक्टर्स हैं ना उनकी रियल सिचुएशन चल रही है, तो ज़्यादा रिलेटेबल फिक्शन लिखा जाता था। नाउ व्यूअर्स लेट डिस्कस कि इंपॉर्टेंट थे एज ऑफ जॉनसन में और उन्होंने क्या किया। वर्थ द डेट मीन्स कि उन्होंने क्या क्या राइटिंग्स की। तो सबसे पहले हमारे पास जॉनसन आते हैं, सैमुअल जॉनसन, जिसके नाम पे ये एज है, एज ऑफ जॉनसन। ही वॉज अ जीनियस फेमस राइटर, wrote a famous dictionary। इन्होंने एक डिक्शनरी भी लिखी थी, and he was a real genius, wrote essays called the Rambler that give advice about life। तो इन्होंने एसेज लिखे थे, एसेज इनके बहुत ज़्यादा फेमस थे, जो कि हमें लाइफ एडवाइस देते हैं, इनके लाइफ के बारे में एडवाइस देते हैं। wrote lives of English poet, biographies of poet। तो उन्होंने लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट यानी कि बायोग्राफीज लिखी पोइट की। हमने ये देखा कि बायोग्राफीज जो थी वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी इस एज में। मेड इंग्लिश प्रोज राइटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड वाइज। तो प्रोज में इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने प्रोज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्लियर कर दिया और वाइज कर दिया। ही वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर एंड ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस टाइम पीरियड। इनके अलावा हमारे पास आते हैं जेम्स बॉसवेल एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ। जेम्स बॉजवेल को डिस्कस करते हैं, रोड द बायोग्राफी द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। तो इन्होंने सैमुअल जॉनसन की ही बायोग्राफी लिख दी थी, जिसका नाम था द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ही वॉज जॉनसन्स फ्रेंड एंड कैप्चर्ड हिज रियल पर्सनैलिटी। क्योंकि ये जॉनसन के फ्रेंड थे, तो जो है ना जॉनसन की रियल पर्सनैलिटी, सारे लाइफ इवेंट्स का पता था। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर रिटन। तो इनकी बायोग्राफी को अभी भी मतलब ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। ओलिवर गोल्डस्मिथ, इन्होंने क्या किया, रोड स्टोरीज एंड पोएम्स अबाउट सिंपल कंट्री साइड लाइफ के बारे में लिखा। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ की, सिंपल सी लाइफ के बारे में लिखा, जो कि हमारे पास एक फीचर है रोमांटिक एज का। फेमस फॉर हिज पोएम द डिजर्टेड विलेज। हिज स्टाइल इज काइंड, इमोशनल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। लाइफ के बारे में लिखा, यानी कि विलेज लाइफ के बारे में लिखा। बहुत ही इनका काइंड इमोशनल स्टाइल था और जो सबको ईजिली समझ आ सकता था। नेक्स्ट है हमारे पास थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे कौन है कि अ पोइट फेमस फॉर एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। इस एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। इस पोइट्री इज अबाउट डेथ, लोनलीनेस एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। तो इनकी राइटिंग्स जो है वो थोड़ी मेलैंकोलिक हैं। ये डेथ के बारे में लिखते हैं, आइसोलेशन के बारे में, यानी कि लोनलीनेस के बारे में लिखते हैं और लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में लिखते हैं। ही स्टार्टेड एडिंग इमोशंस एंड नेचर इनटू पोएट्री फॉर फ्यूचर रोमांटिक्स। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में जो है वो इन्होंने नेचर को भी इंक्लूड किया और इमोशन को भी इंक्लूड किया, जो है वो फ्यूचर रोमांटिक्स के लिए, यानी कि फ्यूचर में जो रोमांटिक पोइट थे उनके लिए एक इंस्पायरेशन बना। नेक्स्ट वन इज विलियम कॉपर। विलियम कॉपर ने रोट सिंपल हार्टफुल पोएम्स अबाउट नेचर एंड डेली लाइफ। इन्होंने भी डेली लाइफ के बारे में लिखा और नेचर के बारे में लिखा। हिज पोइट्री वाज क्लोजर टू रोमांटिक पोइट्री, वेरी पर्सनल एंड इमोशनल। कि ये जो राइटर्स हैं ना, स्पेशली थॉमस ग्रे और विलियम कॉपर, इनकी पोइट्री जो है वो ज़्यादातर इनकी पोइट्री में रोमांटिक फीचर पाए जाते थे, यानी कि इमोशंस थे। सिंपल लाइफ थी, डेली लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा, रूरल लाइफ के बारे में लिखा, उन्होंने नेचर को इनकॉर्पोरेट किया। तो इनकी राइटिंग की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली, जो फ्यूचर में हमारे पास रोमांटिक राइटर्स आए थे। बट नाउ डिस्कस के कॉमन थीम्स क्या थे जो कि लिटरेचर लिखा जाता था एज ऑफ जॉनसन में। तो थीम्स से टीचिंग मोरालिटी, criticizing society, missing the old simple life, focusing on individual experiences, love for history and biography, morality, right and wrong behavior। ठीक है, वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू जो है वो मोरालिटी सिखाना चाहते थे कि राइट बिहेवियर कौन सा और रॉन्ग बिहेवियर कौन सा है। सोसाइटी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने पॉइंट आउट किया फेक मैनर्स को और प्रॉब्लम्स को, जैसे कि हमने देखा कि वो पॉइंट आउट करते थे कि सोसाइटी में क्या मसला है। मिसिंग द ओल्ड सिंपल लाइफ, विलेज एंड कंट्री साइड लाइफ को उन्होंने मिस किया। ठीक है, हमने देखा कि एज ऑफ पोप में जो है वो सिर्फ लंदन पे फोकस किया जाता था,
सिटी लाइफ पे फोकस किया जाता था। एज ऑफ जॉनसन में लोगों ने ये फील किया कि हमें ना विलेज लाइफ के बारे में लिखना चाहिए, कंट्री साइड लाइफ के बारे में लिखना चाहिए, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। हाउ उन्होंने इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के बारे में लिखा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लिटरेचर लोगों को ये फील हुआ कि हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखना चाहिए कि हम कैसे फील करते हैं, या फिर हमारे कैरेक्टर जो कि हमने राइटिंग्स में इंक्लूड किए हैं वो कैसे फील करते हैं। लव फॉर हिस्ट्री एंड बायोग्राफी, लर्निंग फ्रॉम पास्ट लाइफ। तो हिस्ट्रीज और बायोग्राफीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। ठीक है, लोगों ने बायोग्राफीज लिखी कि हमें ना पास्ट की लाइफ से, यानी कि जो हमारे पास्ट में लोग गुजरे हैं, जो कि हिस्ट्री में लोग गुजरे हैं, हमें उनकी लाइफ से सीखना चाहिए, हमें उनकी लाइफ जो है वो लोगों के सामने पेश करनी चाहिए, जिसकी वजह से बायोग्राफीज लिखी जाती है। व्यूअर्स, अब एज ऑफ जॉनसन को बाय बाय करने का टाइम आ गया। हम देखते हैं कि ये एज जो है ये किस तरह रोमांटिसिज्म की तरफ मूव हुई, किस तरह से फिर रोमांटिक एज स्टार्ट हुई और एज ऑफ जॉनसन खत्म हो गई। पीपल वर गेटिंग टायर्ड ऑफ ओनली रूल्स एंड लॉजिक। लोग जो है ना बहुत तंग आ चुके थे रूल्स और लॉजिक से। जैसे कि हमने देखा कि क्लासिकल एज में जो है ना वो कहा जाता था कि आपने रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना है, राइटिंग्स रैशनल होनी चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। तो लोग इस चीज़ से तंग आ चुके थे। राइटर्स स्टार्टिंग शोइंग फीलिंग्स, लव ऑफ नेचर एंड पर्सनल फीलिंग्स एंड पर्सनल इमोशन। राइटर्स ने जो है ना अपनी राइटिंग में फीलिंग्स को शो करना स्टार्ट कर दिया, लव ऑफ नेचर और पर्सनल इमोशन शो करना स्टार्ट कर दिया। राइटर्स लाइक ग्रे एंड कॉपर एंड अदर स्टार्टिंग राइटिंग अबाउट कॉमन पीपल एंड नेचर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया, तो वो कॉमन पीपल के बारे में लिखते थे, नेचर के बारे में लिखते थे, जिसकी वजह से फ्यूचर में जो रोमांटिक पोइट्स आए बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली। दीज वर सीड्स लेटर फुली ग्रो इनटू द रोमांटिक मोमेंट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड बायरन की एज। तो ये जो थे ना ये सीड्स थे, आप इनको कह सकते हैं कि ये सीड्स थे। इन सीड्स की वजह से फिर जो है ना कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो रोमांटिक मोमेंट जो है वो फुली ग्रो हो गए। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स पाए जाते थे, लेकिन इन्हीं की वजह से, ये हमारे पास सीड्स थे, इनकी वजह से रोमांटिक एज फुली ग्रो हो गए, जिसमें हमारे पास मेन नेम आते हैं वर्ड्सवर्थ का, कॉलरिज का और बायरन का। व्यूअर्स, हियर इज द क्विक समरी टू रिमेंबर। सैमुअल जॉनसन जो थे वो की फिगर थे इस एज के, मिक्स ऑफ रीजन प्लस इमोशन थी ना, ये एक मिक्स एज थी, इसमें रीजंस भी पाए जाते थे एज ऑफ पोप के, और रोमांटिक एज के इमोशन भी पाए जाते थे, एसिड बायोग्राफी और क्रिटिसिज्म, स्टार्ट ऑफ रोमांटिक आइडियाज, नेचर, इमोशन एंड कॉमन लाइफ। जैसे कि हमने देखा कि ये ट्रांजिशनल एज थी, इससे जो है ना न्यू क्लासिकल एज जो है वो चेंज हुई इनटू रोमांटिक एज। इंपॉर्टेंट राइटर्स हमारे पास आते हैं जॉनसन, बोसवेल, गोल्डस्मिथ, बहुत सारे हैं, ये आप देख लीजिएगा। तो ये थी हमारी क्विक समरी टू रिमेंबर। ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको ओवरऑल एज याद। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिटेल से डिस्कस की एज ऑफ जॉनसन। ज़रूर मुझे ये बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें व्यूअर्स, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूअर्स। को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम कवर करने जा रहे हैं रोमांटिक एज, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।